हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो अब आप अलजेब्रा का तैयारी करने जा रहे हैं। ओके, तो मैथ्स 1 में एक चैप्टर है जिसको आप डेफिनेटली स्किप करने वाले हो, ये मुझे पता है। वो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो स्किप करने जैसा चैप्टर है भी, मैं खुद बोल रहा हूँ। कारण ऐसा है कि उसके ऑप्शन में आपको लीनियर इक्वेशन आ सकता है, उसके ऑप्शन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको एपी का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर या एपी के अंदर ये सब जो आप देखते हो, ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते ना, वो एक बार आप गो थ्रू कर लो। हम लोग वन शूट में देखेंगे पूरा चैप्टर का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में हो सकते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एलपीपी में आपको थोड़ा थोड़ा बहुत टैक्सेशन समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको चीजें पता होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको जीएसटी का मीनिंग पूछ सकते हैं या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। फॉर 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, उसके बाद हम लोग फटाफट आगे जाते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी जो है, ठीक है, जीएसटी जो है वो कब इंप्लीमेंट हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में पहले पेज पे ये जानकारी दी हुई है। अब जीएसटी का जरूरत क्यों पड़ा? देखो बच्चों, तो इंडिया जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है। यहाँ पर बहुत तरीके का टैक्स हुआ करता था और बहुत ही कंफ्यूजन था टैक्स सिस्टम में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ऐसा टैक्स लाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया सेम लगे। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में हो, या अगर आप उड़ीसा में हो, या अगर आप बंगाल में हो, तो आपका जो टैक्सेशन होगा ना, वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा, फर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लाया बच्चों? तो गवर्नमेंट ने लाया जीएसटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लाया जीएसटी। जीएसटी का ही फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, तो सबसे पहले जीएसटी को पता कैसे करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो समझ लेते हैं। तो जीएसटी जो है वो है 15 अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक मतलब क्या होता है बच्चों? अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि जीएसटी कितने अल्फा न्यूमरिक का नंबर होता है, तो जीएसटी इज द 15 अल्फा न्यूमरिक नंबर। ओके, अब जीएसटी इस तरीके से लिखा होता है। मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। तो ये जो 27 है बच्चों, ये 27 स्टेट को डिनोट करता है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में हो और आपने जीएसटी के लिए अप्लाई किया है, तो जो आपको जीएसटी का पहला वर्ड होगा ना, वो 27 होगा, बिकॉज 27 स्टैंड फॉर महाराष्ट्र। हर एक स्टेट का अपना अलग कोड होता है। क्लियर हो गया? तो हर एक स्टेट को अपना एक एक नंबर दे दिया गया है। तो 27 नंबर स्टैंड फॉर महाराष्ट्र। आप कभी मॉल वगैरह जाओगे ना, तो मॉल में ना, जैसे आप जारा, जूडियो लिखा होता है, उसके साइड में है ना जीएसटी नंबर लिखा होता है। तो आप नोटिस करना 27 से वो शुरू होता है, क्योंकि हम लोग कहां पर रहते हैं बच्चों? महाराष्ट्र में रहते हैं। ओके, उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो बीच में नंबर है, 10 डिजिट का जो नंबर है, उसे हम क्या कहते हैं? 10 डिजिट मतलब क्या है? देखो, ए बी सी डी ई, ये 5 हुआ, 1 2 3 4, और ये एच। तो ये 10 डिजिट जो होता है, ये आपका पैन कार्ड नंबर होता है। 10 डिजिट का जो बीच में नंबर होता है, ये आपका पैन कार्ड होता है। सपोज करिए सुरेश को एक बिजनेस ओपन करना है, तो सुरेश ने बिजनेस ओपन करते वक्त जीएसटी के लिए अप्लाई किया, तो वो बिजनेस किसका माना जाएगा? सुरेश का माना जाएगा, राइट। तो सुरेश को अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो जीएसटी में जो बीच का नंबर होता है, जो 10 डिजिट का नंबर होता है, वो होता है उस पर्सन का, जिसको बिजनेस ओपन करना है, उसका पैन कार्ड नंबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये कुछ ऑप्शन है। अच्छा, और क्या हो सकता है? तो फुल फॉर्म ऑफ एचएसएन। एचएसएन क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखो, जीएसटी बहुत सारे टाइप की होती है, अलग अलग सेगमेंट में होती है। कोई गाड़ी बेच रहा है, उसका जीएसटी अलग होगा। कोई पढ़ा रहा है, उसका जीएसटी अलग होगा। कोई सर्विसेज बेच रहा है, उसका जीएसटी अलग होगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन से सर्विसेज में आता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं एचएसएन। एचएसएन का फुल फॉर्म याद रखिए, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछते। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एमसीक्यू में 1 मार्क्स लिए आ सकती है। पहले हमने क्या पढ़ा? जीएसटी इज 15 अल्फा न्यूमेरिकल कोड। उसके बाद एचएसएन का हमने फुल फॉर्म पढ़ा, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था, वो जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी में जो बीच में 10 अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, वो होता है बिजनेसमैन का पैन कार्ड। क्लियर हो गया? पैन कार्ड आपको, जब आप 18+ हो जाते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट पैन कार्ड इश्यू करती है। ठीक है, अभी आप लोग के पास पैन कार्ड नहीं होगा, है ना।
चलो आगे चलते। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें समझने से ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं पहले। सपोज करो कि आपने कोई कार खरीदी, वो कार पे आपने 2 लाख का जीएसटी भरा, मतलब गवर्नमेंट को 2 लाख रुपए का टैक्स भरा। तो अब प्रॉब्लम क्या पता है, वो कार आपने महाराष्ट्र में खरीदी और आपने टैक्स इसको भरा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो महाराष्ट्र ये नहीं बोलेगी कि अरे यार हमें तो कुछ मिला ही नहीं, है ना, क्योंकि वो कार तो बिकी महाराष्ट्र में, तो लॉजिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब है कि सेंट्रल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरी इंडिया को चला रही है, उन्हें समझिए 2 लाख रुपए है ना, तो मैं बोलता हूं 1 लाख रुपीज उन्हें मिल जाएगा, और 1 लाख रुपीज स्टेट को बोला कि जितना टैक्स सेंट्रल लेगा उतना टैक्स स्टेट लेगा। यही परसेंटेज में देखते चलिए। सपोज करिए आपने खाना खाया और आपने 6% का टैक्स पे किया रेस्टोरेंट के अंदर, तो 6% में 3% आपका होगा सीजीएसटी, मतलब वो गवर्नमेंट जो इंडिया को चला रही है उन्हें ये चला जाएगा, और जो रिमेनिंग 3% है वो होगा आपका एसजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में नहीं आता, बस आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली में खाना खाया, तो दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, आपको पता होगा दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी। तो आप क्या बोलोगे, 6% है ना, तो मैं 3% ही पे करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको वहां पर एसजीएसटी के जगह यूटीजीएसटी देना पड़ता है। मतलब सीजीएसटी तो आप दोगे ही, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो आप पैसा दोगे, टैक्स दोगे, लेकिन वहां स्टेट तो है नहीं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर जीएसटी लग जाएगा, यूटीजीएसटी। क्लियर हो गया? ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये आपके नॉलेज की है। ओके, चलो, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ऑन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। व्हाट इज द रेट? अब क्वेश्चन को समझने का तरीका समझिए। अगर आपको बोला रेट ऑफ जीएसटी ढूंढो, तो रेट का मतलब है परसेंटेज। ये कहीं मार्जिन में ना लिख लेना, 101% बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर रेट बोला तो रेट का मतलब होता है परसेंटेज ढूंढने बोले। अगर आपको उन्होंने बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो अमाउंट बोला तो आपसे रुपीस पूछ रहे, कितना जीएसटी आपने पे किया वो आपसे पूछ रहे। ओके, तो सबसे पहले पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन, पवन मेडिकल उसने मेडिसिन सप्लाई किया, तो ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। मैं क्या बोलूंगा? वो बोल रहा है तो मैं बोलूंगा वी नो दैट पवन मेडिकल ने सप्लाई किया तो जीएसटी पे किया, जीएसटी रेट ऑन मेडिसिन कितना है, तो जीएसटी रेट ऑन मेडिसिन है 12%। और अभी अभी हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उन्होंने बोला फाइंड सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी अभी हमने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सीजीएसटी में क्या होता है बच्चों? तो मुझे पता है वी नो दैट, हमें क्या पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होता है। याद करो लास्ट पेज, अभी अभी हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया बच्चों? कि अगर 2 लाख रुपए की गाड़ी है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेके जाएगी, बराबर। और इक्वल के साथ साथ ये आधा होता है किसका बच्चों? जीएसटी का। इसका मतलब अगर जीएसटी 12% है तो मैं यहां पर सीजीएसटी एज इट इज लिखूंगा, एसजीएसटी भी एज इट इज लिखूंगा, और हाफ एज इट इज। जीएसटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12%, तो मैं लिखूंगा यहां पर 12%, तो 1 जा 6 जा, तो ये हो गया आपका 6%। देयरफॉर क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड ऑन मेडिसिन कितना है बच्चों? मेडिसिन पे 6%, मतलब 6% ईच, मतलब आपने 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, 6% आपने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। इतना क्लियर हुआ बच्चों? यही तो पढ़े थे ना। तो मुझे आई होप आपको इतना ये कॉन्सेप्ट समझा होगा कि आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, इसलिए यहां पर हाफ है, और आधा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब आ जाओ अगले सम पे। अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है 586 रुपीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल वैल्यू? तो टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा ना रेट और अमाउंट, ये नोट किया होगा राइट। अब उसके नीचे नोट करो टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है
जिस पे जीएसटी नहीं लगा है। मतलब अगर आप मेरे से समझो एक बुक खरीदने के लिए, लेट से आप मेरे से ये खरीदने के लिए आए, राइट? तो आपने पूछा सर ये कितने का है, तो मैंने आपको बोला ये 3000 रुपीज है इसका टैक्सेबल वैल्यू। इसका मतलब है कि 3000 फाइनल रेट नहीं है, ये डब्बा 3000 का है, राइट है, लेकिन इस पर टैक्स लगा है क्या? अब तक मैंने आपसे टैक्स मांगा है क्या? नहीं मांगा है। तो अगर ये 3000 का है तो ये टैक्सेबल वैल्यू हुआ, राइट? फाइनल वैल्यू कैसे आएगा? तो अब इस 3000 पे आपको टैक्स निकालना पड़ेगा कि कितना टैक्स मुझे देना पड़ा। ओके, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। तो टैक्सेबल वैल्यू दिया, रेट ऑफ जीएसटी देखो कितना दिया है बच्चों। व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। लिखू मैं यहां पर रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी अपने को दिया हुआ है 18%। क्या बोला है? व्हाट इज द प्राइस? कितना प्राइस होगा? तो मुझे एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा ना पहले। अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट मतलब परसेंटेज, अमाउंट मतलब पैसा, कितना रुपया देना पड़ा। किसका परसेंटेज निकलेगा बच्चों? 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। हाँ कि ना? आप ये डब्बा खरीदने आए, मैंने आपको बोला ये 586 रुपीज का है टैक्सेबल वैल्यू, और इस पे 18% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपको 586 रुपीज तो देना ही है, प्लस आपको इसका 18% टैक्स मुझे देना है, तब जाके आपका टोटल अमाउंट निकलेगा। अब 18% कितना होता है? परसेंट में तो पैसा दोगे नहीं मुझे, राइट? मुझे आप रुपीज में दोगे, अमाउंट में दोगे, तो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 18% ऑफ 856। तो 18% को कैसे लिखते हैं बच्चों? कभी भी याद रखो, परसेंट को कैसे लिखते हैं? परसेंट होगा तो 18 डिवाइड बाय 100 कर देना, ऑफ के जगह मल्टीप्लाई 586। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो अब नीचे 2 जीरो है तो ये हो जाएगा 0.18 इंटू 586। ये आई होप आपको क्लियर होगा। अगर समझो इधर 25 है और नीचे 10 है तो एक नंबर बाद पॉइंट डलता है। यहाँ कितना है? 18 है और नीचे 100 है, तो एक और दो नंबर बाद पॉइंट डला। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ओके, तो मैं इसको रब कर लेता हूं, एक मिनट। ओके, एक चीज चेक कर लेते हैं सब वर्किंग है या नहीं। ठीक है, वर्किंग है। ओके, चल, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो 0.18 तो मैं क्या करता हूं, 586 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, और कितने नंबर बाद पॉइंट है? 2 नंबर बाद, तो मेरे फाइनल आंसर आने पर 2 नंबर बाद में पॉइंट डाल दूंगा। समझ में आ गया? तो देखो 6 8 जा 48, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 68, ठीक है। 5 8 जा 40, 40 प्लस 6 46, 1 6 जा 6, 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, तो हो जाएगा 8 14, 8 6 14, 1 15, और ये हो जाएगा आपका 10, और 2 नंबर बाद पॉइंट डालना है मतलब इधर, तो 105.48। तो ये आपका निकला अमाउंट ऑफ जीएसटी। कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी आपको देना पड़ा बच्चों? 586 रुपीज तो आपको देना ही है, मतलब इसका आपको 586 रुपीज देना ही है, प्लस आप 105.48 रुपीज और मुझे दोगे, तो इसका टोटल वैल्यू निकल जाएगा। आप इसको घर लेके जा सकते हो। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सम अभी सॉल्व हुआ नहीं है, मुझे टोटल वैल्यू भी ढूंढना होगा, है ना? तो टोटल वैल्यू कैसे ढूंढेंगे उस पे आ जाते हैं। तो क्या दिया? देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्टेट बोर्ड? मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच, टैक्सेबल वैल्यू। किसको किसको जोड़ेंगे? टैक्सेबल वैल्यू को, वेरी गुड। और किसको जोड़ेंगे बच्चों? अमाउंट ऑफ जीएसटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, मतलब आप इसका अहमियत अभी नहीं समझोगे, आगे समझोगे। बहुत इजी भी है, ठीक है। आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी दे दिया गया है, इस वजह से आपको थोड़ा चैप्टर कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सोचो ना, अगर ये 586 का है और इस पे अभी 18% टैक्स लगना है, तो ये 18% होता है 105 रुपए, बराबर। तो आप क्या करोगे? 586 प्लस 105 करोगे, तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा कि इसका रेट कितना है, कितना अमाउंट क्या हो, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू थी 586 प्लस 105.48। अब इसको ऐड कैसे करते हैं तो आपको पता होगा, 586 के बाद कुछ नहीं, मतलब पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 11 हो गया, 9, और ये हो गया आपका 6। तो आपका जो रिस्ट वॉच का वैल्यू है वो है
691.48, मतलब आप मुझे इतना रुपया दे दो और आप ये चीज लेकर के जाओ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपके अगेन ऑब्जेक्टिव्स में रह सकता है। मैं जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको बोल रहा हूँ प्लीज आप उसको बहुत अच्छे से समझ के करके जाओ। ओके, तो मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक नया पेज लेता हूँ स्लाइड में और आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें दी हुई है ना। तो इसके नीचे समझाता हूँ फिर लास्ट पेज पे बनना है। ओके, तो व्हाट इज मार्केट वैल्यू? सबसे पहले ना ये शेयर्स है, शेयर्स। अब जिनको नहीं पता शेयर्स क्या होता है, सपोज करो आप रिलायंस का शेयर खरीदे, ठीक है, आपने 2 शेयर खरीदा, तो 2 शेयर खरीदा 1000 रुपए पे, तो आपने कितना रुपया टोटल दिया बच्चों रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए? 2000। अब शेयर का मतलब होता है हिस्सा, मतलब आपने रिलायंस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा वो अपने पास खरीद लिया, अपने पास ले लिया। क्लियर हो गया? कितना रुपया लगा, कितने रुपए का शेयर था उस समय? आपको पता होगा शेयर का प्राइस जो होता है, स्टॉक का प्राइस जो होता है वो रोज गिरता है, रोज चढ़ता है, रोज चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अभी अभी जो आपने 1000 रुपए पे खरीदा, ये 1000 रुपए था बच्चों आपका। दिस 1000 रुपीज वॉज योर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसपे हम कोई भी शेयर्स को खरीदते हैं। सपोज करो कल वो 1100 रुपए हो गई, 1100 रुपीज हो गई, तो कल मार्केट वैल्यू कितना होगा बच्चों? 1100। सपोज करो परसों वो 900 हो गई, तो जब आप परसों खरीदोगे तो परसों का मार्केट वैल्यू कितना होगा? 900 होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और ये 2 क्या है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब आपने कितना शेयर्स खरीदा वो आपका मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? तो शेयर्स के बारे में ज्यादा मत समझो, 11th 12th कॉमर्स में आओगे तो बहुत अच्छे से समझना। और शायद आपको पता नहीं मैं कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ, मैं कॉमर्स का भी टीचर हूँ। तो बेसिकली मेरे पास 2 डिग्री है, तो बीएससी की भी डिग्री है और बीए इकोनॉमिक्स की भी डिग्री है, तो मैं कॉमर्स भी बहुत इजीली पढ़ा लेता हूँ। तो 11th 12th का कॉन्सेप्ट है, 11th 12th में जब अपन कॉमर्स पढ़ेंगे तब अपन डेफिनेटली इस चीज को भी कवर करेंगे। बस आप अभी के लिए इतना याद रखो कि शेयर्स का मतलब होता है कोई भी कंपनी में खरीदा हुआ एक छोटा सा हिस्सा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, चलो तो अब इधर दिया क्या हुआ है ना वो समझते हैं। क्या दिया हुआ है? इधर बोला है मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू तो समझा होगा। व्हाट इज मार्केट वैल्यू बच्चों? तो मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसपे आप कोई भी शेयर को खरीदते हो। फेस वैल्यू क्या होता है पता है? फेस वैल्यू आपने, मुझे पता है कि नहीं, शायद देखा होगा कि नहीं, आपने ना एक नोटरी पेपर देखा है क्या? ऊपर है ना ऐसे ऐसे, ऊपर है ना ऐसे 20 रुपए लिखा रहता है, 20 रुपीज लिखा रहता है ना। ये जो नोटरी पेपर होता है ना, ये जो 20 है ना, ये इसका फेस वैल्यू है। आपको 20 रुपए पे नहीं करने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। अगर रिलायंस का शेयर 1000 रुपए का है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो फेस वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंपनी शुरू होती है ना, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो एक वैल्यू रखी जाती है कि हम फेस वैल्यू रखेंगे 10 रुपए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो लेट से अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 1000 रुपए का है और उसका फेस वैल्यू 10 है, तो आपको 1000 रुपए में ही मिलेगी। फेस वैल्यू एक नंबर होता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब जब कंपनी नई नई शुरू होती है ना, तो एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, नोटरी वैल्यू बोलते हैं उसको। क्लियर हो गया? तो अगर कोई भी स्टॉक, अगर कोई भी शेयर्स, देखो यहां पे क्या क्या लिखा है ना, मैं आपको अच्छे से समझाते जाता हूं। इधर लिखा है मार्केट वैल्यू, और अगर फेस वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब मार्केट वैल्यू मतलब क्या? ये 1000 रुपए, ये बड़ी है ना 10 रुपए से, सही बात है ना। 10 रुपए बढ़ा कि 1000 रुपए बढ़ा, तो रिलायंस इंडस्ट्री के इसमें मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है, 1000 रुपए का वो शेयर है, लेकिन फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से। हाँ, तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो जो शेयर है वो एट प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब क्या है? महंगा। फेस वैल्यू से ज्यादा की मिल रही है ना, मुझे बताओ 10 रुपए में खरीद सकते हो क्या? वो 10 रुपए से ज्यादा में ही खरीद सकते हो, तो इसका मतलब वो शेयर एट प्रीमियम, मतलब वो आपको महंगे में मिल रही है। क्लियर हो गया? आपको उसके लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जब फेस वैल्यू, पहले थर्ड पॉइंट आता हूं, फर्स्ट सिखा दिया ना, थर्ड आता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका उल्टा समझो किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, मतलब वो कंपनी का स्टॉक प्राइस 5 रुपए है और वो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो मुझे एक बात बताओ, वो स्टॉक प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू 5 है और 10 रुपए क्या है बच्चों? 10 रुपए उसका फेस वैल्यू। तो कौन ज्यादा है? मार्केट वैल्यू ज्यादा है कि फेस वैल्यू ज्यादा है? कौन ज्यादा है बताओ? कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट वैल्यू मतलब वो अमाउंट जिसमें आप वो शेयर मार्केट से खरीदते हो। फेस वैल्यू का कोई लेन देन नहीं। फेस वैल्यू जब कंपनी शुरू होती है तो एक नोटरी वैल्यू रहता है और वही हमेशा लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ जरा मुझे?
क्या होगा, फेस वैल्यू ज्यादा है तो शेयर मुझे डिस्काउंट पे मिला ना, क्योंकि उसका फेस वैल्यू 10 है और वो मुझे 5 रुपए में मिल रही है, मतलब फेस वैल्यू से भी कम, तो वो मुझे क्या मिलेगा, एट डिस्काउंट, है ना, यही थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। लेकिन वही अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो शेयर मिलेगा मुझे एट पार। पार का मतलब है, पार का मतलब है ना ही ज्यादा डिस्काउंट ना ही ज्यादा प्रीमियम, आपको जितना फेस वैल्यू है, मतलब इस केस में मार्केट वैल्यू भी 10 होगा फॉर एग्जांपल, और फेस वैल्यू भी 10 ही होगा। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, आपको ये तीनों पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए लर्न करना है। मार्केट वैल्यू जब फेस वैल्यू से बड़ी हो तो आपको शेयर महंगा यानी कि प्रीमियम पे मिल रहा है, जब मार्केट वैल्यू कम हो तो आपको शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है, और जब मार्केट वैल्यू बराबर हो जाए फेस वैल्यू के तो वो शेयर आपको पार यानी कि बराबर पे मिल रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, चलो आगे जाएंगे। कॉमर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं बच्चों, ये सब चीजें है ना कॉमर्स में आपको और इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा, तो उसके भी हम लोग वीडियोस वगैरह डालेंगे, है ना, तो आप जब हम मुझसे पढ़ोगे तो वो बहुत ईजी है, आपको और भी मजा आएगा वो पढ़ने में। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते फटाफट। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज को लेके। सम इन्वेस्टेड, मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने बोला कि बच्चों मैंने ना रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा है 2, तो ये 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स, कि सर ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे। मैंने आपको बोला बच्चों मैंने है ना वो शेयर 1000 रुपए पे खरीदा है, तो 1000 रुपए 1000 रुपीज क्या हो गया बच्चों, उसका मार्केट वैल्यू हो गया, जिस भी भाव पे खरीदा वो उसका मार्केट वैल्यू हो गया। मुझे बताओ मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया मतलब क्या होता है पता है, सम इन्वेस्टेड। तो क्या करोगे आप, इस 2 को इस 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी को भी लगा क्या फॉर्मूला है ना, चेक करो। तो अगर कोई आपसे पूछे सम इन्वेस्टेड कितना है, तो आप क्या करोगे, कितना शेयर खरीदे, कितने भाव पे खरीदे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितना खरीदा, कितने भाव पे खरीदा, मतलब मार्केट वैल्यू क्या था, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उस शेयर में कितना निवेश किया, कितना इन्वेस्ट किया। क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाओ एक और बहुत बढ़िया सिनेरियो पे। अगर समझो बच्चों मुझे कोई बोल रहा है कि एक शेयर है वो मुझे 3 रुपए प्रीमियम पे मिल रही है, ठीक है, 3 रुपए प्रीमियम पे मिल रही है, और उसका फेस वैल्यू 5 रुपए है। प्रीमियम मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू से ज्यादा। तो मुझे बताओ मार्केट वैल्यू क्या मिलेगा उसका, मेरे को उसका मार्केट वैल्यू, मार्केट में क्या वैल्यू रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, उसका फेस वैल्यू था 5 रुपया, प्लस वो कितना महंगे में मेरे को मिल रहा है, ऊपर का रेट 3 रुपया, तो मार्केट वैल्यू कितना हुआ बच्चों, 8 रुपीज हुआ ना। अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 1000 रुपए का है, सेम एग्जांपल लेते हैं, और उसका फेस वैल्यू मुझे मिली है 10 रुपीज। तो आप इससे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो छोटा एग्जांपल लेते हैं, अमाउंट छोटा रहेगा ना तो आपको इजीली समझ में आएगा। कोई भी कंपनी हो उसका शेयर आपको 3 रुपए महंगा मिला, 3 रुपीज प्रीमियम पे मिला। अब प्रीमियम किस पे चार्ज होता है, फेस वैल्यू पे चार्ज होता है। तो फेस वैल्यू कितना था बच्चों, 5 रुपया था, 5 रुपए पे 3 रुपए और चार्ज हुआ, तो मार्केट वैल्यू मिला ना मेरे को 5 रुपया, उसमें प्लस 3 रुपीज, और तो टोटल हो गए कितने बच्चों, 8 रुपीज। इसका मतलब मेरे को कितना मार्केट वैल्यू मिला, मेरे को मार्केट वैल्यू मिला ₹8। आई होप आपको सेकंड वाला भी फॉर्मूला समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? तीसरा है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, कोई भी स्टॉक खरीदता है तो मुनाफे के लिए खरीदता है, घाटे के लिए तो नहीं खरीदेगा। आप देखो, आप कोई भी शेयर्स खरीदते हो या आपने बहुत सारी रील देखी होगी, वहां पे आपको प्रॉफिट दिखता है ना, तो कोई भी स्टॉक मार्केट करता है वो ये नहीं करता कि चलो पप्पा का सब प्रॉपर्टी डुबा देता हूँ, तो इसलिए नहीं करेगा। क्यों करेगा, प्रॉफिट के लिए करेगा, कितना रिटर्न मिला उसलिए करेगा। और मैंने आपको बताया था जब जब रेट आता है तो इसका मतलब क्या है, आपको रेट का मतलब होता है परसेंटेज। सेकंड लास्ट स्लाइड देखो, है ना। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों की रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100 करोगे, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। डिविडेंड इनकम मतलब क्या होता है, तो डिविडेंड का मतलब होता है वो अमाउंट जो कंपनी अपने मुनाफे से रख के स्टॉक ब्रोकर शेयर होल्डर्स को देती है। सपोज करो आपने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो आपने क्या किया बच्चों, मेरे लिए रिस्क लिया ना, तो आपने सपोज करो 1000 रुपए इनफाइनाइट एडुकोर के स्टॉक में इन्वेस्ट किए। हमारा कोई स्टॉक नहीं है मार्केट में, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपने उस पर, अब समझो मेरे को हर साल है ना 1 करोड़ का प्रॉफिट होता था, लेकिन ऑल ऑफ द सडन आप लोग के सपोर्ट और प्यार से
इस साल अचानक 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो अब आप क्या बोलोगे पता है, अरे वाह सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बोलूंगा थैंक यू थैंक यू। तुम क्या बोलोगे, क्या सर थैंक यू बोलने थोड़ी होगा, आप हम आपका शेयर्स खरीदे राइट, तो आप हमें कुछ बोनस दीजिए ना, क्योंकि मैंने रिस्क लिया ना। कालेर में इतने सारे क्लासेस थे, उसमें मैंने आपका शेयर खरीदा, है ना। मुंबई में इतने सारे क्लासेस है, महाराष्ट्र में इतने, पूरे वर्ल्ड में इतने क्लासेस है, पर फिर भी मैंने आप पे भरोसा दिखाया। तो आप मुझे कुछ तो पैसा दीजिए, कुछ तो बोनस दीजिए, तो मैं आपको मेरे प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा दे दूंगा। उस हिस्से को मैं बोलूंगा डिविडेंड। क्या बोलूंगा बच्चों, डिविडेंड। डिविडेंड कहां मिलता है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से मैं आपको डिविडेंड दूंगा, क्योंकि बच्चों आपने मेरे लिए क्या लिया है, रिस्क लिया है। समझ में आ गया। तो डिविडेंड इनकम, सपोज मैंने 10 रुपया कमाया और मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, 100 से करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। तो 100 और 100 कट हुआ, तो मेरे को रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल गया, 10%। मतलब मेरे को जो मुनाफा हुआ, रेट ऑफ रिटर्न मिला वो स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वो मिला 10% का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थर्ड पॉइंट नहीं भी समझा ये रेट ऑफ रिटर्न वाला, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पहला 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल होंगे आगे, ठीक है। चलो हम लोग आते हैं आगे। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी में वो हमारे से पूछ सकते हैं टेबल के बारे में, है ना। क्या दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 100 दिया हुआ है, और वो शेयर पार पे है। मुझे एक बात बताओ, जब शेयर एट पार होता है तो क्या होता है, पार मतलब क्या, ना फेस वैल्यू ज्यादा है ना मार्केट वैल्यू कम है, मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। देखो ना, एक मिनट, ये देखो, शेयर इज एट पार, तो क्या हुआ था, फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू। मतलब अगर कोई शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो शेयर पार पे है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो शेयर का मार्केट वैल्यू भी 100 है, क्योंकि फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू व्हेन द शेयर इज एट पार। क्लियर हो गया। सेकंड वन देखो, अगर कोई शेयर है उसका मार्केट वैल्यू वो आपको प्रीमियम पे मिल रहा है, 500 रुपए प्रीमियम पे मिल रहा है, ठीक है, और उसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। अभी अभी हमने किया था, क्या किया था, एक मिनट ना बच्चों, अभी अभी हमने किया था, कहां गया, हाँ ये वाला फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या लिखूंगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो चेक करो प्रीमियम कितना पे किए, प्रीमियम पे लिख दो 500, मार्केट वैल्यू कितना है, तो मार्केट वैल्यू के नीचे लिख दो 575, फेस वैल्यू। इस 500 को उस तरफ भेजो, तो 575 माइनस 500 इज इक्वल टू फेस वैल्यू, देयरफॉर फेस वैल्यू कितना हो गया, 75 रुपीज। तो इसका आंसर है 75। देखो बच्चों घुमाऊंगा नहीं, जो पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से पढ़ लो, इतना आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में करके जाना है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो बचे कुछ समय अगर वो आपको ऑप्शन में भी रखने पड़े तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसके ऑप्शन में बहुत इजी सी चीज आती है। पर ये कुछ ऐसे सम्स है ना जो ऑप्शन में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव्स आप ऑप्शन में नहीं रख सकते, राइट। अगर आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो आप क्या करोगे, तो ये कुछ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये समझो ये एक्टिविटी आ गया 2 मार्क्स के लिए, कितना इजी एक्टिविटी है सर, टेबल ही तो दिया है, वो टेबल को सॉल्व करना है ना। चलो अब आ जाओ इस पे। तो वो बोल रहा है किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 है और उसी का मार्केट वैल्यू 5 है, तो मुझे बताओ क्या फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। तो जब जब, एक मिनट, मैंने बराबर लिखा है ना, ओके बराबर लिखा है, एक मिनट, मार्केट वैल्यू पर लिखते, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मार्केट वैल्यू आएगा ना, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसको ठीक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपका जो मार्केट वैल्यू है क्या वो लेस देन है फेस वैल्यू से, है ना। मार्केट में वो शेयर मिल रहा है 5 रुपए का, उसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो वो शेयर पार पे है, डिस्काउंट पे है, या क्या हो रहा है। देखो मार्केट वैल्यू कम है तो वो शेयर किस पे मिल रहा है आपको, डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब इधर आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट लिखोगे। आपका 2 मार्क का एक्टिविटी इजीली सॉल्व हो गया, समझे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा एक्टिविटी आ गया या कोई ऐसा सम आ गया जिसके बदले आपको लगा रहे फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना चाहिए था, तो कुछ कुछ ऐसे सम्स होंगे जो आप डेफिनेटली करके जाओगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज, एक हमारे जोसेफ करके थे, उन्होंने कुछ शेयर परचेस किया। ऑफ कोर्स कंपनी का नाम तो वो नहीं दे सकते, 3 कंपनी के शेयर लिए, एक कंपनी के 200 शेयर खरीदे उन्होंने,
ठीक है, एक कंपनी के उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे, एक कंपनी के 45 शेयर्स खरीदे और एक कंपनी का एक शेयर खरीदा, और सबका इसका भी मार्केट वैल्यू दिया हुआ, इसका भी मार्केट वैल्यू दिया हुआ। तो मेरा सवाल यह है, अपने को पूछा है टोटल सम इन्वेस्टेड। टोटल सम इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है, उन्होंने ये सब सारे शेयर्स खरीदने में कितना पैसा डाला, ये हमसे पूछा गया। समझ में आ गया, ये सब शेयर्स खरीदने के लिए उन्होंने कितना अमाउंट डाला, ये मुझे बताओ। तो बहुत सिंपल है, मैं क्या लिखूंगा, फॉर कंपनी ए, फॉर कंपनी ए। चलो मैं आपको पहले कंपनी बी करके दिखा देता हूं राइट साइड में, तब आपको ना आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। फिर इधर अपन फॉर कंपनी सी करेंगे, फॉर कंपनी सी। तो फॉर कंपनी बी, बी वाले कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो बी वाले शेयर्स में, बी वाले कंपनी में नंबर ऑफ शेयर 45, तो मिस्टर जोसेफ ने 45 शेयर के, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लिखना फॉर कंपनी बी मिस्टर जोसेफ परचेस नंबर ऑफ शेयर 45, ठीक है। ओके, कितना मार्केट वैल्यू पे लिया, तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू था 500 रुपीज। तो मुझे बताओ सम इन्वेस्टेड क्या होगा, मतलब सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी क्या होगा, कंपनी बी में वो कितना पैसा डाल चुके। तो आपको याद होगा सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, व्हाट इज सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बच्चों। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला, एक मिनट, हाँ, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ये देखो, ये देखो, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। एक मिनट रुको, यहाँ बहुत खिचड़ी हो गई है, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो मुझे बताओ क्या मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, बिल्कुल है, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। कितना है नंबर ऑफ शेयर्स, 45, वेरी गुड। मार्केट वैल्यू कितना है, 500, है ना, तो कर लो 45 इंटू 5 करो, आगे 2 जीरो डाल दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, और आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो। तो इसका मतलब है कंपनी बी में मिस्टर जोसेफ ने ₹22,500 डाले, और मुझे उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा, मतलब ए का भी, बी का भी और सी का भी। चलो मैं सी का निकालता हूँ। सर ए का क्यों नहीं निकाल रहे हो, आप कुछ समझ जाओ। सी में नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, कितना शेयर खरीदा, एक, है ना, है ना, ओके। अब मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 10,540, इसका मार्केट वैल्यू। ये क्लियर हो गया, एक मिनट बच्चों, 10,540 इसका क्या है बच्चों, मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड मिल जाएगा, तो लिखूंगा सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी, बड़ा ही सिंपल सा, सॉरी कंपनी सी, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कंपनी सी में कितना पैसा डाला, तो कोई भी कर सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो सर, किससे, मार्केट वैल्यू से, कितने का शेयर खरीदा। ये तो आप जुबानी सॉल्व करते हो, मैंने आपको बोला मैंने 2 शेयर खरीदा रिलायंस इंडस्ट्री का 1000 रुपए में, मैंने कितना पैसा डाला, तो आप कुछ नहीं करते हो, आप 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, वही यहाँ पर किया है, सिर्फ हम लोग थोड़ा रिटर्न में लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा बच्चों, चलो बताओ, मुझे जल्दी से बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, क्या लगता है कितना होगा नंबर ऑफ शेयर्स, एक, वेरी गुड, एक ही शेयर खरीदा उसने कंपनी से का, और मार्केट वैल्यू कितना था, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आना, यानी कि 10,540 मिस्टर जोसेफ ने कंपनी सी में डाला। अब आते हैं कंपनी बी पे, कंपनी बी पे, अच्छा अब तक फॉर्मूला क्या था बच्चों, नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू मिला तो सम इन्वेस्टेड मिलता था। चेक करो जरा, कंपनी ए में ना नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया है, पर मार्केट वैल्यू नहीं दिया, फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया। अब मुझे पता है या पता नहीं, अभी अभी हमने एक सम सॉल्व किया था, आपको पता होगा ये, पता नहीं, कि देखो ठीक है, मार्केट वैल्यू चाहिए ना मेरे को, मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मार्केट वैल्यू से करूंगा, तो मेरे को मार्केट वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा मार्केट वैल्यू, क्योंकि सम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो देखो यहाँ पर, इसलिए मैं ए वाला पहले नहीं करा, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है बच्चों, 2 रुपया उसका फेस वैल्यू है, कितने प्रीमियम पे खरीदा, 18 रुपीज, देखो मेरे को मार्केट वैल्यू मिल गया ₹18। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया सबको, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, है ना। तो अब मैं निकालूंगा सम इन्वेस्टमेंट, है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स जोसेफ ने इस कंपनी में खरीदे 200,
ओके, एक मिनट, मार्केट वैल्यू 18 प्लस 2 20 आएगा ना, सॉरी 18 प्लस 2 मैंने 18 ही लिख दिया, 20, ठीक है। चलो नंबर ऑफ शेयर्स 200 है। अब निकालते हैं हम लोग सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड बाय जोसेफ इन कंपनी ए। कितना इन्वेस्ट किया होगा बच्चों जोसेफ ने कंपनी में, बताओ जरा, कितना कितना निवेश किया होगा। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मार्केट वैल्यू से। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर, 200, मार्केट वैल्यू 20, 2 टू द 4 और 3 जीरो मतलब 4000। तो मुझे पूछा है टोटल सम इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट, तीनों को इक्वेशन दे देंगे, ए को, बी को और सी को। टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय जोसेफ कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी। कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया है बच्चों, बता दो फटाक से, 4000 रुपीज। तो कंपनी ए में 4000 रुपीज लिखते हैं। कंपनी बी में कितना इन्वेस्ट किया, 22,500, तो 22,500। और कंपनी सी में तो खैर एक ही शेयर था, तो 10,540, 10,000। क्या आप इन तीनों को ऐड कर लोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि मिस्टर जोसेफ ने कंपनी ए में, बी में और सी में मिलके कितना अमाउंट डाला।